जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मज़े में। जी फाइन सर। देखिए लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 109 तक पढ़ा था आईपीसी का। 109 हो गया था ना कल, या कुछ बाकी था 109 में? एक बात बाकी है सर इसमें कि जो इस एक्ट में अगर किसी अविटमेंट के लिए पनिशमेंट नहीं है तो वो उस सेक्शन के अकॉर्डिंग ही होगा जो उसने एक अविटमेंट किया है। बिल्कुल बिल्कुल जिसके साथ रीड भी बिल्कुल वही दंड दिया जाएगा जो दंड मुख्य अभियुक्त को दिया जाएगा, वो ही अबेटर को दंड दिया जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं ना आप? यस सर। इलस्ट्रेशन अभी बाकी थे ना, इसके इलस्ट्रेशन नहीं हो पाए थे शायद। जी सर। चलिए 109 के इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन भी अभी पढ़ना बाकी था शायद। एक्सप्लेनेशन या 109 पूरा ही पढ़ लेते हैं, है ना? थोड़ा रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। सेक्शन 109 कह रहा है पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कंसिक्वेंस एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर इट्स पनिशमेंट। दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहाँ की उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, तब 109 बात कर रहा है। ये कह रहा भाई कि whoever abets any offense shall, if the act abated is committed in consequence of the abatement and no express provision is made by this code for the punishment of such abatement, be punished with the punishment provided for the offense। ये कह रहा कि जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए इस संहिता द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, ठीक है, तो वह उस दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। क्लियर हुआ कुछ कल्पना? रीति क्या क्लियर हुआ? क्या कह रहा है रीति, आप बताएं। 109 का जो मेन सेक्शन है वो क्या बताना चाह रहा है? जी रीति अपना माइक खोलिए और बताइए 109 क्या समझा रहा है। रीति मेरी आवाज़ सुन पा रही हो? कल्पना आप बताइए, शायद वो माइक नहीं खोल पा रही हैं किसी कारणवश। जी सर, इसमें ये बताया है कि अगर कोई व्यक्ति दुष्प्रेरण का कार्य करता है तो उसे दुष्प्रेरण के कार्य के परिणाम स्वरूप ही दंडित किया जाएगा। अगर इस मतलब सर इसमें दंड का प्रावधान नहीं दिया गया और उस दुष्प्रेरण के साथ किसी अन्य व्यक्ति ने कोई और भी कृत्य किया है तो उसी के हिसाब से उसे दंडित किया जाएगा। देखिए 109 सीधा सीधा बता रहा है कि कोई अबेटमेंट हुआ, अबेटमेंट के कंसिक्वेंस में जिस कार्य के लिए अबेटमेंट किया गया था वो कार्य कमिटेड हुआ, यानी कि मान लीजिए आपने किसी को अबेट किया किसी की हत्या के लिए और उस अबेटमेंट के अनुसरण में वो हत्या हो गई, ठीक है ना, तो वहाँ जो अबेटर है, अबेटर को भी हत्या के लिए जो दंड का प्रावधान है उसी के अकॉर्डिंगली उसको, मतलब कि अबेटर का ये नहीं कहा जा सकता कि ये तो केवल अबेटर था, इसने तो केवल उकसाया मात्र था,
तो उसका उकसाना ही तो जड़ है सारे अपराध की। तो उसको किसी भी दृष्टि से हल्का हाथ उसको नहीं रखा जाएगा, उसको कोई राहत नहीं दी जाएगी, उसको वही सज़ा दी जाएगी जो मुख्य हत्या करने वाले व्यक्ति को मिलेगी, वही अबेटर को मिलेगी। ये 109 कह रहा है। और इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि एन एक्ट और ऑफेंस इज सेड टू बी कमिटेड in consequence of abatement when it is committed in consequence of the instigation or in pursuance of the conspiracy or with the aid which constitutes the abatement। और स्पष्टीकरण ने जो है 107 को ही एक तरह से बताया है, 107 को ही स्पष्टीकरण में यहाँ फिर मिक्स करके बता दिया गया है। स्पष्टीकरण कह रहा है कि कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया गया तब कहा जाता है जब वह उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप या षड्यंत्र के अनुसरण में या उस सहायता से किया जाता है जिससे दुष्प्रेरण गठित होता है। देखिए, हमने शुरू में ही पढ़ा था, 107 में बताया गया था कि दुष्प्रेरण 3 प्रकार से किया जा सकता है। कौन कौन से प्रकार हैं प्रवीण? दुष्प्रेरण कौन कौन से 3 प्रकारों से किया जा सकता है परवीन? एक या अधिक व्यक्ति हो। देखिए, मैं 3 प्रकार बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, सॉरी जी। वो तो आप कॉन्स्पिरेसी बताना शुरू कर दिया आपने। तो आप वो 3 प्रकार बताइए जिन 3 प्रकारों से अबेटमेंट किया जा सकता है। जी, कुलदीप जी आप बताइए। कॉन्स्पिरेसी सहायता। ठीक है। तो स्पष्टीकरण ने एक तरह से 109 का जो स्पष्टीकरण है वो आपके 107 को ही यहाँ दोबारा आपको समझा रहा है। ठीक है शोभित? जी सर। इसके 3 इलस्ट्रेशन हैं, उन इलस्ट्रेशन को देखते हैं। इलस्ट्रेशन ए कह रहा है, ए ऑफर्स ए ब्राइब टू बी अ पब्लिक सर्वेंट एज ए रिवार्ड फॉर शोइंग ए सम फेवर इन द एक्सरसाइज ऑफ बी's ऑफिशियल फंक्शंस। बी एक्सेप्ट्स द ब्राइब। ए हैज अबेटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन सेक्शन 161। क्या कह रहा है? ख को जो एक लोक सेवक है, खा के पदीय कृत्यों के प्रयोग में कै पर कुछ अनुग्रह दिखाने के लिए इनाम के रूप में कै रिश्वत की प्रस्थापना करता है, ख वह रिश्वत प्रतिग्रहित कर लेता है। कै ने धारा 161 में परिभाषित अपराध का दुष्प्रेरण किया है। देखिए, रिश्वत लेना एक अपराध है और रिश्वत देने की प्रस्थापना करके वो उसको क्या कर रहा है? अबेट कर रहा है कि आप रिश्वत लेने का अपराध करें। तो यहाँ क्या बताया? पहले वाला इलस्ट्रेशन आपको समझ आया भाई? किसी को दिक्कत इसमें यहाँ तक? अमित भाटी? जी सर। पहले वाले लोक सेवक, हाँ जी, वो लोक सेवक है जो भी वो अपने पद पर अपने कार्य को करते हुए ए से और अनुग्रह दिखाने के लिए इनाम के लिए रिश्वत मांगते, यानी उससे रिश्वत मांगता है। रिश्वत मांग नहीं रहा है, रिश्वत की ऑफर कर रहा है बंदा। जी जी, ऑफरिंग। और बी रिश्वत प्रतिग्रहित कर लेता है। कहने धारा 161 में परिभाषित अपराध का दुष्प्रेरण किया है, यानी अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो उसका एक्ट पूरा हो गया। इस
उसको ऑफर जो दिया था ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, अगर उसने हाँ, दे तो दिया। ऑफर के अनुसरण में ऑफरर को यहाँ क्या माना, अबेटर माना है। जी 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 ठीक है ना। और इस इलिस्ट्रेशन में एक धारा बताई गई है 161, जी जबकि अब वो धारा आईपीसी में अस्तित्व में ही नहीं है आज की डेट में। रिपील हो गई है। ये धारा रिपील हो चुकी है और ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में चली गई है ये धाराएं। रिश्वत लेने देने के लिए अलग से एक्ट बना दिया है ना, यस सर। लेकिन इलिस्ट्रेशन में वही धारा अभी भी पड़ी हुई है। ठीक है ना। चलिए, बी, ए इंस्टिगेट्स बी टू गिव फॉल्स एविडेंस, बी इन कंसिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन कमिट्स दैट ऑफेंस, ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग दैट ऑफेंस एंड इज लायबल टू द सेम पनिशमेंट एज बी। ये कह रहा है कि ख को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए क उकसाता है, ख उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप वह अपराध करता है, क उस अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है और उसी दंड से दंडनीय है जिससे ख है। क्लियर हुआ भाई कुछ? यस सर। हाँ ये, हाँ कल्पना बताइए। सर इसमें जो मिथ्या साक्ष्य के लिए जो का उकसाता है खा को, तो सर खा तो उसके खा वैसा ही अपराध करता है, तो सर खा तो उस दंड के लिए दंडित किया ही जाएगा, का भी उसके साथ में किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो दंड उसको मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दिया जाएगा वही दंड उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने उसको मिथ्या साक्ष्य देने के लिए उकसाया था। ठीक है भाई। सी इलस्ट्रेशन देखते हैं। ओके सर। सी इलस्ट्रेशन कह रहा है ए एंड बी कॉन्स्पायर टू पॉइजन जेड, ए इन परसुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी प्रोक्योर्स द पॉइजन and delivers to it to B in order that he may administer it to Z. B in pursuance of the conspiracy administers the poison to Z in A's absence and thereby cause Z's death. Here B is guilty of murder. A is guilty of abetting that offense by conspiracy and is liable to punishment for murder. तो यदि आप किसी को हत्या के अपराध के लिए दुष्प्रेरित करोगे और आपके दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप वैसी हत्या हो जाएगी, तो दुष्प्रेरक का भी वही दायित्व बनेगा जो दायित्व बनेगा मुख्य हत्या करने वाले व्यक्ति का। ठीक है, क्या समझे? जी सर। गा कह रहा है कि यह को विष देने का षड्यंत्र कै और ख रचते हैं। का और खा दोनों जो है षड्यंत्रकारी हैं यहाँ, और षड्यंत्र किस चीज़ का रच रहे हैं? या को विष देने का। और या को विष देकर क्या होगा? या की हत्या करना चाह रहे हैं विष देकर वो, तो कै उस षड्यंत्र के अनुसरण में विष उपाप्त करता है। उपाप्त करने का मतलब है कि वो प्रबंध करता है विष का। ठीक है, और उसे ख को इसलिए प्रदत्त करता है कि वह उसे यह को दे। ख उस षड्यंत्र के अनुसरण में वह विष कै की अनुपस्थिति में यह को देता है और उसके द्वारा यह की मृत्यु कारित कर देता है। यहाँ कै हत्या का दोषी है, कै षड्यंत्र द्वारा उस अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है और वह हत्या के लिए दंड से दंडनीय है। तो जो खा है वो तो हत्या का दोषी हुआ ही हुआ, उसने जहर दिया है, लेकिन का भी जो है वो हत्या के दंड से ही उसको दंडित किया जाएगा, उसको किसी भी दृष्टि से कम दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, वो इस बात का कोई प्ली नहीं ले सकता कि जी मैंने थोड़े दिया, जहर तो इसने दिया था खा ने, मैंने तो केवल जहर की व्यवस्था करके खा को सौंप दिया था। तो उसे कॉन्स्पिरेटर के माध्यम से अबेटर मानते हुए वही दंड हत्या के लिए दिया जाएगा जो खा को दिया जाएगा। इज दैट क्लियर माय डियर? सभी को समझ आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी? जी सर। आवाज़ ठीक आ रही है मेरी? यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्लास में प्रेजेंस, सर इसमें यदि
हाँ। सर एक मिनट, अगर अबेटर प्ली लेता है कि जी मैंने तो इस ये सोच करके नहीं दिया, तो लाइबिलिटी भी अबेटर पर ही आएगी, और अगर वो नहीं करता है तो उसके ऊपर फिर प्रोसिक्यूशन की लाइबिलिटी रहेगी। मतलब कि अगर आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर वो कुछ अपनी प्ली रख रहा है, वो कुछ अगर अपने अबेटर प्ली लेता है कि जी मैंने तो केवल विच उसको ला करके दिया है, मैंने उसको नहीं दिया, तो यहाँ भी लाइबिलिटी फिर अबेटर की होगी ना, उसकी जो ये कह रहा है मैंने तो ला करके दिया है, नहीं, तो तब भी उसे माना तो नहीं गया है। इस बात से इनकार हम कहाँ कर रहे हैं भाई, इस बात से इनकार तो हम कर ही नहीं रहे। हम तो मान रहे हैं कि आपने ला के दिया है, लेकिन आपने एक षड्यंत्र के तहत ला के दिया है, आपके बीच एक कॉन्स्पिरेसी बनी थी इसके लिए। हम कब कह रहे हैं कि आपने दिया है? हम प्रोसिक्यूशन थोड़े कह रहा है कि कै ने विष दिया है, विष तो कै नहीं दिया है, लेकिन का ने जो वो प्रोक्योर किया विष, जो विष की जो प्राप्ति की और विष जो डिलीवर किया खा को, वो सब एक षड्यंत्र का हिस्सा था, और उस षड्यंत्र के हिस्से को, षड्यंत्र के माध्यम से आप जो है उसके अबेटर माने जाएंगे, अबेटर साबित होंगे, तो आपको वही सज़ा दी जाएगी जो खा को दी जाएगी, जिसने जहर दिया। जी जी जी, ओके सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेक्शन 110 पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ पर्सन अबेटेड डज एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ अबेटर। 110 कह रहा है दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। मतलब कि यहाँ 110 क्या समझाना चाह रहा है कि जो दुष्प्रेरक का आशय है वो अलग है, और जो दुष्प्रेरित व्यक्ति है उसका आशय अलग है। दोनों के इंटेंशन में डिफरेंस यदि है तो 110 एक्शन में आएगा। और 110 क्या बताना चाह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है whoever abates the commission of an offence shall, if the person abated does the act with a different intention or knowledge from that of the abater, be punished with the punishment provided for the offence which would have been committed if the act had been done with the intention or knowledge of the abater and with no other। जी कुलदीप जी, इंग्लिश वर्जन हमने पढ़ा है, क्या कहा इंग्लिश वर्जन, कुछ समझ आया क्या कहना चाह रहा है 110? सर सॉरी सर, मैं ना आज काफ़ी दूर कोर्ट में गया था सर, ककड़ुआ में। अच्छा। तो वहाँ से सर मैं वापस ड्राइव करते हुए आ रहा हूँ सर। ओके ओके ओके, प्लीज ब्रेक भी नहीं है सर मेरे। कीप ड्राइविंग, ध्यान अपना ड्राइविंग पे ज़्यादा रखना। जी जी सुनते रहिए, चलिए ठीक है। तो 110 ये कह रहा है कि जो कोई किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, ठीक है, दुष्प्रेरण तो हम पढ़ ही रहे हैं, पूरा चैप्टर ही दुष्प्रेरण का है। यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति ने दुष्प्रेरक के आशय या ज्ञान से भिन्न आशय या ज्ञान से वह कार्य किया हो, तो वह उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, जो किया जाता यदि वह कार्य दुष्प्रेरक के ही आशय या ज्ञान से, न कि किसी अन्य आशय या ज्ञान से किया जाता। जी अमित भाटी जी, शोभित क्या कह रहा है 110? बता रहा सर, अगर अबेटर ने उसको अबेट किया है किसी ऑफेंस को करने के लिए, और वो कर देता है कोई और एक्ट डिफरेंट, मतलब ऑफेंस कमिट कर देता है, तो वो अबेटर जो है इसमें केवल उसके लिए पनिश किया जाएगा जिसके लिए उसने अबेट किया है। उसके कॉन्सिक्वेंस में उसने क्या कर दिया उसके लिए अबेटर को नहीं दोषी ठहराया जाएगा। जी अमित जी, शोभित जी की बात से सहमत हैं आप? जी सर। ऐसा है, इसमें जो लास्ट की लाइन है सर, जो यहाँ से अगर हम पढ़ें कि तो वह उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, जो किया जाता यदि वह कार्य दुष्प्रेरक के ही आशय या ज्ञान से, न कि किसी अन्य ज्ञान या आशय ज्ञान। अगर उसने किसी और
और इंटेंशन से या अगर किसी और नॉलेज से किया जाता है तो फिर उसको वही मानना, उसी के अकॉर्डिंग पनिशेबल किया जाएगा जो उसने वो सोच के किया था। अगर गुड फेथ में वो लेके आया है और गुड फेथ में कर रहा है तो फिर उसको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। अच्छा, और 111 क्या कह रहा है? सेक्शन 111 क्या बताना चाह रहा है, इसे भी देख लो एक बार। ये कह रहा है लाइबिलिटी ऑफ अबेटर व्हेन वन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन। 111 कह रहा है ये बात कि व्हेन एन एक्ट इज अबेटेड एंड अ डिफरेंट एक्ट इज डन, द अबेटर इज लायबल फॉर द एक्ट डन इन द सेम मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट एज इफ ही हैड डायरेक्टली अबेटेड इट। 111 ये कह रहा है कि जबकि किसी एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है और कोई भिन्न कार्य किया जाता है, तब दुष्प्रेरक उस किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार से और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानो उसने सीधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया हो। ये 111 कह रहा है। प्रोविजो भी देख लो इसको। ये तीनों चीज़ पढ़ने के बाद फिर हम 3 इलिस्ट्रेशन दिए हुए हैं। ये 3 इलिस्ट्रेशन जब हम पढ़ेंगे तब ये दोनों धाराएं और ये परंतुक ये सब आपको क्लियर होगा। प्रोविजो कह रहा है कि प्रोवाइडेड द एक्ट डन वाज प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट एंड वाज कमिटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंस्टिगेशन और विद द एड और इन परचुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी विच कंस्टिट्यूट द अबेटमेंट। प्रोविजो तो वही 107 वाली बात बता रहा है कि आप या तो आपने जो कार्य किया है या तो उकसाहट में किया है, ठीक है ना, या फिर परचुएंस में किया है कॉन्स्पिरेसी की, ठीक, या फिर सहायता के माध्यम से किया है। ये परंतुक 107 वाला ही पुट यहाँ दोबारा आपको समझा रहा है। अब इलिस्ट्रेशन देखते हैं, तब इलिस्ट्रेशन के माध्यम से आपको ये धाराएं क्लियर होंगी। ए इलिस्ट्रेशन है इसका। ये कह रहा है ए इंस्टिगेट्स अ चाइल्ड टू पुट पॉइजन इनटू द फूड ऑफ जेड एंड गिव्स हिम पॉइजन फॉर दैट पर्पज। द चाइल्ड इन कंसिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन बाय मिस्टेक पुट्स द पॉइजन इनटू द फूड ऑफ वाई which is by the side of that of Z. Here, if the child was acting under the influence of A's instigation and the act done was under the circumstances of probable consequence of that abatement, A is liable in the same manner and to the same extent as if he had instigated the child to put the poison into the food of Y. देखिए मित्रों, यहाँ ये कह रहा है जो इलिस्ट्रेशन ए है, ये कह रहा कि एक शिशु को ये के भोजन में विष डालने के लिए कै उकसाता है और उस प्रयोजन से उसे विष प्रदत्त करता है। वह शिशु उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप भूल से मैं के भोजन में जो ये के भोजन के पास रखा हुआ है विष डाल देता है। यहाँ यदि वह शिशु कै के उकसाने के असर के अधीन उस कार्य को कर रहा था और किया गया कार्य उन परिस्थितियों में उस दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम है, तो कै उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानो उसने उस शिशु को मैं के भोजन में विष डालने के लिए ही उकसाया हो। क्या समझे? देखिए यहाँ टारगेट तो कोई और था अबेटर का, लेकिन वहाँ जो माध्यम उसने अपनाया था विष डलवाने का एक शिशु के माध्यम से, तो शिशु ने गलती से वो विष उस टारगेट के भोजन में मिलाने के बजाय एक कोई अन्य व्यक्ति का भोजन भी वहीं रखा हुआ था, उस दूसरे व्यक्ति के भोजन में वो विष मिला दिया। तो यहाँ अबेटर ये नहीं कह सकता जी मेरा तो टारगेट जो था वो सच एंड सच व्यक्ति था और ये व्यक्ति तो गलत बच्चे की गलती से हुआ है जो हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस बात से। अबेटर को ऐसे ही लायबल माना जाएगा कि मानो उसने उसी व्यक्ति के खाने में विष मिलाने के लिए बच्चा भेजा हो जो मरा है डायरेक्टली।
इज दैट क्लियर? भाई ये उसका यस सर। अधिसंभाव्य परिणाम हो सकता था ना कि 2 भोजन रखे हुए हैं और आप शिशु को भेज रहे हैं, शिशु बेचारा गया और गुड फेथ में उसने उसकी बजाय उसके भोजन में विष मिला दिया। तो आप जो अबेटर है, अबेटर को दायित्व से किसी प्रकार की ना कोई छूट ना कोई मुक्ति, किसी प्रकार की राहत नहीं मिलेगी। वो केवल इस आधार पे ये कहे कि भाई मेरा तो इरादा जो था वो मारने का तो एक्स को था और मर गया वाई, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इज़ दैट क्लियर प्रवीण, कल्पना, दानिश? यस सर। समझ आ रहा है? इलस्ट्रेशन सी देखते हैं। इलस्ट्रेशन सी देखते हैं। A instigates B and C to break into the inhabited house at midnight for the purpose of robbery and provides them with arms for that purpose. B and C break into the house and being resisted by Jed, one of the inmates murder Jed. Here, if that murder was the probable consequence of that offense of the abetment, A is liable to punishment provided for murder. जी, ये कह रहा है खे और गे को बसे हुए गृह में अर्धरात्रि में लूट के प्रयोजन से भेदन करने के लिए कै उकसाता है। एक बसे हुए घर में, बसे हुए का मतलब जहाँ के लोग रहते हो। भाई जहाँ लोग रहते हैं वही घर होता है, अदरवाइज़ तो क्या होता है, मकान होता है। तो जहाँ घर है तो निश्चित रूप से घर में कोई ना कोई व्यक्ति है, और वहाँ कै जो है उकसा रहा है 2 व्यक्ति खे और गे को कि आप जाएं और उसमें घर को ब्रेक, मतलब घर में आप जो है भेदन करें, घर में घुसें और लूटपाट करें। और इस व्यवस्था के लिए वो उन्हें जो है आर्म्स भी उपलब्ध करा रहा है, हथियार भी दे रहा है। तो हथियार देने का मतलब ये है कि अंदर यदि प्रतिरोध होता है, घर वालों की तरफ से कोई प्रतिरोध हो, तो प्रतिरोध को दबाने के लिए तो हथियार दे रहा है। हथियार वहाँ कोई वो पूजा पाठ के लिए थोड़े दे रहा है उसे कि अंदर जाके आप जो है क्या बोलते हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजा करना जाके। तो ऐसी अवस्था में अंदर रजिस्ट होता है, रजिस्ट के विरोध में यदि उन व्यक्तियों में से खा और गा में से कोई अंदर मर्डर कर देता है, तो वो जो इंस्टिगेटर है वो उस मर्डर के लिए भी लायबल होगा, क्योंकि ये एक सामान्य सी अवस्था है, ये अधिसंभाव्य परिणाम है। वाला एग्जाम्पल है उसमें, मतलब हाँ बिल्कुल ठीक है ना, उसका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है। हाँ, तो सेम यहाँ इंस्टिगेटर जो है वो इंस्टिगेटर अपनी इस लायबिलिटी से नहीं बच सकता। वो ये कह के हाथ नहीं झुला सकता कि मैंने तो केवल इनको अंदर लूटपाट करने के इरादे से भेजा था, मैंने इन्हें हत्या के लिए तो इंस्टिगेट किया ही नहीं था। ये 111 को डिफाइन कर रहे हैं और 110 को जो है ये रजिस्ट्रेशन बी कनेक्ट कर रहा है। बिल्कुल जी। तो तीनों इलस्ट्रेशन आपको अच्छे से समझ आ गई भाई? सर बी तो आपने नहीं बताया है, अभी बी रह गया। अच्छा बी रह गया, सी पे चले गए डायरेक्ट हम। चलिए बी भी देख लेते हैं। बी कह रहा है ए इंस्टिगेट्स बी टू बर्न जेड्स हाउस, बी सेट्स फायर टू द हाउस एंड एट द सेम टाइम कमिट्स थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी देयर। A, though guilty of abetting the burning of the house, is not guilty of abetting the theft, for the theft was a distinct act and not a probable consequence of the burning. तो यहाँ खा कह रहा है कि खा को या का गृह जलाने के लिए का उकसाता है, तो उसका अबेटमेंट किस चीज़ के लिए है कि भाई आपको घर जलाना है, घर जलाने के लिए उकसाया जा रहा है। अब वो जो खा है, खा ने सोचा कि यार घर में तो आग लगा ही रहा हूँ, सारा सामान बेकार ही तो जल ही तो जाएगा,
तो उसने वहाँ से कुछ महत्वपूर्ण जो सामान था, कीमती जो सामान था, उस सामान की उसने चोरी भी कर ली। तो चोरी के लिए इंस्टिगेट नहीं किया था अबेटर ने। तो यहाँ ये जो परिणाम चोरी वाला है, ये उसका अधिसंभाव्य परिणाम भी नहीं था। भाई आग लगाने का अधिसंभाव्य परिणाम चोरी हो ही नहीं सकता। दोनों में एक डिफरेंट आशय और ज्ञान की आवश्यकता है, समझे भाई। तो यहाँ अबेटर को जो है केवल और केवल गृह जलाने के लिए ही लायबिलिटी उसकी सेट की जाएगी, और जो अबेटी है, तो जो दुष्प्रेरित व्यक्ति है, उसके ऊपर घर जलाने का भी चार्ज लगेगा और चोरी का भी चार्ज लगेगा। लेकिन चोरी के चार्ज के लिए इस केस का जो अबेटर है, जो घर जलाने मात्र का अबेटर है, उस पर चोरी का चार्ज नहीं बनेगा। इज दैट क्लियर? जी, आगे बढ़े भाई। शोभित, प्रवीण, दानिश। यस सर। जी सर। देखो, इलस्ट्रेशन को आप खुद भी जब पढ़ें तो इलस्ट्रेशन को बड़े ध्यान से समझने का प्रयास किया करें। इलस्ट्रेशन एक तो आपका कंसेप्ट क्लियर करता है, दूसरा आपको एग्ज़ाम में भी 2-4 सवाल तो ऐसे मिलेंगे जो डायरेक्ट इलस्ट्रेशन पे मिलेंगे, बिल्कुल डिट्टो इलस्ट्रेशन रख देंगे उठा के। थोड़ा थोड़ा चेंज कई बार क्या करते हैं वो, कि मान लीजिए इलस्ट्रेशन में तो घोड़ा बताया हुआ है, वहाँ कार बता देंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। बाकी उसके तत्व सारे वही रहेंगे, ठीक है। अब जैसे ये इलस्ट्रेशन है, इसमें यहाँ घर की बजाय वो किसी की फैक्ट्री का उदाहरण दे के आपको इलस्ट्रेशन रख देंगे आपके सामने। तो फैक्ट्री हो या घर हो, अगर केवल जलाने का इंस्टिगेशन किया है तो अबेटर को केवल जलाने के लिए ही दंडित किया जाएगा। अगर वो व्यक्ति जो जला रहा है, वो जलाने के साथ साथ फैक्ट्री में से कुछ कीमती प्रोडक्ट रखे हैं उनको हटा लेता है, तो चोरी करता है। तो चोरी के लिए आप उस अबेटर को लायबिलिटी नहीं फिक्स कर पाएंगे, ठीक है भैया। अब 112 देखते हैं। सेक्शन 112 कह रहा है आईपीसी का, अबेटर when liable to cumulative punishment for act abated and for act done। ये कह रहा है if the act for which the abater is liable under the last preceding section is committed in addition to the act abated and constitutes a distinct offence, the abater is liable to punishment for each of the offences। 112 कह रहा कि यदि वह कार्य जिसके लिए दुष्प्रेरक अंतिम पूर्वगामी धारा के अनुसार दायित्व के अधीन है, दुष्प्रेरित कार्य के अतिरिक्त किया जाता है और वह कोई शुभिन्न अपराध घटित करता है, तो दुष्प्रेरक उन अपराधों में से हर एक के लिए दंडनीय है। जैसे कि हम पीछे पढ़ के आए हैं कि भाई उसने इंस्टिगेट तो किया था लूट के लिए, लेकिन अंदर मर्डर भी हो गया। तो 112 क्या कह रहा है कि उसको लूट के लिए भी और मर्डर के लिए भी इंस्टिगेटर को दायित्व के अधीन रखा जाएगा। 112 यही तो कह रहा है भाई दानिश। जी शोभित, 112 क्या समझाना चाह रहा है, कुछ समझ आया? या था पिनल सेक्शन है सर। हाँ जी, 111 का पिनल सेक्शन है। जी 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगर के पर्सनल में ऑफेंस के अगर वहाँ पे कोई उसके कॉन्सिक्वेंस जो कि प्रोबेबल था, अगर वो हो जाता है तो दोनों ऑफेंस के लिए वो लायबल हो। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ऑफेंस के लिए पनिश किया जाए। हाँ, अब इसका इलिस्ट्रेशन भी इसने बताया हुआ है। इलिस्ट्रेशन ये कह रहा है, ए इंस्टिगेट्स बी to resist by force or distress made by a public servant, B in consequences resist the distress, in offering the resistance B voluntarily causes grievous hurt to the officer executing the distress,
as B has committed both the offence of resisting the distress and the offence of voluntarily causing grievous hurt, B is liable to punishment for the both these offences, and if A knew that B was likely voluntary to cause grievous hurt in registering the distress, A will also be liable to punishment for each of the offences. ये कह रहा है कि खा को एक लोक सेवक द्वारा किए गए करस्थम का बल प्रयोग प्रतिरोध करने के लिए कै उकसाता है। ठीक है, खा परिणाम स्वरूप उस करस्थम का प्रतिरोध करता है। प्रतिरोध करने में खा करस्थम का निष्पादन करने वाले ऑफिसर को स्वेच्छा घोरपैती कारित करता है। खा ने करस्थम का प्रतिरोध करने और स्वेच्छा घोरपैती कारित करने के 2 अपराध किए हैं। ठीक है, इसलिए खा दोनों अपराधों के लिए दंडनीय है। और यदि का यह संभाव्य जानता था कि उस करस्थम का प्रतिरोध करने में खे स्वेच्छा घोरपैती कारित करेगा, तो का भी उनमें से हर एक अपराध के लिए दंडनीय होगा। ठीक है भाई, कुछ क्लियर हुआ? जी सर। देखिए, जब हम किसी लोक सेवक, मान लीजिए कोई लोक सेवक है और अपने वो किसी जो उसका पद है, पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कोई कृत्य करने के लिए आया हुआ है, और हम किसी व्यक्ति को इंस्टिगेट करते हैं कि आप इसको रजिस्ट करें, इसका प्रतिरोध करें, और प्रतिरोध करने में जाहिर सी बात है कि प्रतिरोध करने में बल का प्रयोग भी किया जाएगा। बिना बल प्रयोग तो प्रतिरोध होगा नहीं। तो ये हमें जानकारी होनी चाहिए और होती भी है कि ऐसी अवस्था में यदि इनके बीच कोई झगड़ा मारपीट हो जाती है तो नेचुरल सी बात है कि कोई ना कोई ओपैती घोरपैती भी उसको संभव है कि यह उस ऑफिसर को पहुंचा दे। तो यहाँ यही कह रहा है कि वहाँ एक तो उसने क्या किया, पहला तो उसने रजिस्टर किया, तो वो अपराध किया। भाई, किसी लोक सेवक के कार्य में बाधा डालना अपने आप में एक अपराध है, एक अपराध कर दिया। दूसरा, उसने उसको उपैती भी पहुंचा दी, तो वो दूसरा अपराध हो गया। तो यहाँ ये कह रहा है कि जो इंस्टिगेटर है, यदि उसकी नॉलेज में ये मामला है कि ऐसी अवस्थाएं हैं कि ये उसके उकसाहट में ही चल रहा है ना सारा प्रोग्राम, उसको रजिस्टर करना और उसको घोरपैती पहुंचाना, तो यहाँ अबेटर भी जो है दोनों अपराधों के लिए लायबल ठहराया जाएगा। इज दैट क्लियर माय डियर? आगे बढ़ें। 112 क्लियर हो गया भाई। कल्पना, यस सर। परवीन, दानिश, हामिद, शोभित, यस सर। कुलदीप जी तो ड्राइव कर रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। चलिए 113 देख लीजिए। 113 कह रहा है लायबिलिटी ऑफ अबेटर फॉर एन इफेक्ट कॉज्ड बाय द एक्ट अबेटेड डिफरेंट फ्रॉम दैट इंटेंडेड बाय द अबेटर। दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशित से भिन्न हो। तो क्या कह रहा है 113 कि जो दुष्प्रेरित कार्य है, ठीक है, उससे कारित जो प्रभाव है उसके लिए दुष्प्रेरक का दायित्व यदि दुष्प्रेरक द्वारा आशित से भिन्न हो, मतलब कि इंटेंशन जो है वो दुष्प्रेरक की भिन्न थी और परिणाम भिन्न निकला। इज दैट, ये कहना चाह रहा है ना ये 113। चलिए इसको पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। When an act is abated with the intention on the part of the abater causing a particular effect, and an act for which the abater is liable in consequence of the abatement causes a different effect from that intended by the abater is liable for the effect caused in the same manner and to the same extent as if he had abated the act with the intention of causing that effect, provided he knew that the act abated was likely to cause that effect। ये कह रहा कि जबकि कार्य का दुष्प्रेरक द्वारा किसी विशिष्ट प्रभाव को कारित करने के आशय से किया जाता है, ठीक है।
और दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप जिस कार्य के लिए दुष्प्रेरक दायित्व के अधीन है वह कार्य दुष्प्रेरक के द्वारा आश्रित प्रभाव से भिन्न प्रभाव कारित करता है, तब दुष्प्रेरक कारित प्रभाव के लिए उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानो उसने उस कार्य का दुष्प्रेरण उसी प्रभाव को कारित करने के आशय से किया हो, परंतु यह तब जबकि वह जानता था कि दुष्प्रेरित कार्य से यह प्रभाव कारित होना संभाव्य है। क्या समझे भाई? इलस्ट्रेशन देखते हैं 113 का, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इलस्ट्रेशन कह रहा है ए इंस्टिगेट बी टू कॉज ग्रीवियस हर्ट टू जेड, बी इन कंसिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन कॉजेज ग्रीवियस हर्ट टू जेड, जेड डाइज इन कंसिक्वेंसेज here if A knew that the grievous hurt abated was likely to cause death, A is liable to be punished with the punishment provided for murder। यहाँ ये कह रहा है कि यह को घोरपैती कारित करने के लिए खे को कै उकसाता है। कै ने जो अबेट किया खे को, वो ये कह के उकसाया कि आप जो है इस व्यक्ति को घोरपैती कारित कर दो, इतना पीट दो कि साला 20 दिन तक बिस्तर से ना उठे, है ना। तो यहाँ उसका आशय जो है मर्डर कराने का तो नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज में इतना तो होना ही चाहिए कि यदि आप किसी व्यक्ति को घोरपैती कारित करने के लिए उकसा रहे हैं तो ये भी संभव है कि उसको घोरपैती के परिणाम स्वरूप मृत्यु भी हो सकती है। तो यहाँ यही कह रहा है कि परिणाम तो यह कि मृत्यु हो जाती है। या और यहाँ यदि कह यह जानता था कि दुष्प्रेरित घोरपैती से मृत्यु कारित होना संभाव्य है तो का हत्या के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय है। तो यहाँ इंस्टिगेशन तो किस चीज़ का हुआ था? बेसिकली इंस्टिगेशन हुआ था ग्रीवियस हर्ट का, और परिणाम क्या निकल के आया? परिणाम ये निकल के आया कि उस ग्रीवियस हर्ट के कंसिक्वेंस में मृत्यु हो जाती है उस व्यक्ति की। तो ऐसी अवस्था में सर ये 110 पे मैच नहीं कर रहा, 110 का भी तो यही कह रहा है। 110 110 क्या कह रहा है? 110 पढ़ो। 110 तो अलग बात कह रहा है। ये दंड के लिए 110 और ये उसके क्या 110 में तो इंग्रेडिएंट डिफरेंट हो गए जी। यहाँ ये कह रहा है कि आपने जो इंस्टिगेट किया था वो डिफरेंट प्रभाव प्राप्त करने के लिए किया था, और प्रभाव आपका जो है डिफरेंट निकल के आया है। आपकी इंस्टिगेशन जो थी केवल और केवल घोरपैती कारित कराने तक थी, लेकिन प्रभाव क्या निकल गया? उसका प्रभाव जो है वो सीमा पार कर गया। आपका आशय केवल उसको मारने पीटने तक सीमित था, लेकिन ये भी आपको ज्ञान होना चाहिए और होगा भी कि यदि आप किसी व्यक्ति को घोरपैती के लिए इंस्टिगेट करोगे तो नेचुरल सी बात है कि उस घोरपैती के अनुसरण में उस घोरपैती का परिणाम जो है वो मृत्यु भी हो सकता है। तो 113 यही तो कह रहा है कि आपको यदि ये ज्ञान था कि आपके अबेटमेंट के द्वारा ये परिणाम भी निकल सकता था, तो अब आपको जो अबेटर माना जाएगा वो केवल घोरपैती के लिए नहीं माना जाएगा। आप जो है उसका जो परिणाम निकला है, मृत्यु जो हुई है, आप उसके लिए लायबल होंगे, ये कह रहा है 113। इज दैट क्लियर? ओके सर जी। कल्पना समझ आ रहा है? जी सर। 114 देख लीजिए। 114 कह रहा है कि अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड, यानी कि अपराध के किए जाते समय दुष्प्रेरक यदि उपस्थित है। तो 114 बता रहा है कुछ उसके बारे में। ये कह रहा व्हेन एवर एनी पर्सन हु इफ एब्सेंट वुड बी लायबल टू बी पनिश्ड एज एन अबेटर इज प्रेजेंट व्हेन द एक्ट और ऑफेंस for which he would be punishable in consequence of the abatement is committed, he shall be deemed to have committed such act or offense। तो ये कह रहा है कि जब कभी कोई व्यक्ति
जो अनुपस्थित होने पर दुष्प्रेरक के नाते दंडनीय होता उस समय उपस्थित हो जब वह कार्य या अपराध किया जाए जिसके लिए वह दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दंडनीय होता, तब यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा कार्य या अपराध किया है। मतलब 114 ये कहना चाह रहा है कि दुष्प्रेरक को घटनास्थल पे उपस्थित नहीं रहना चाहिए। यदि दुष्प्रेरक स्वयं वहाँ साक्षात उपस्थित है तो फिर वो एज ए अबेटर ना होके एज ए ये माना जाएगा कि आपने डायरेक्ट ऑफेंस आपने ही किया है। आपका अब अबेटर वाली कहानी कुछ नहीं रही अगर आप वहाँ प्रेजेंस हो गए तो। यही तो कहना चाह रहा है शोभित ये। जी सर। अमित भाटी समझ आ गया 114? जी सर। अबेटर अगर वहीं प्रेजेंट है तो फिर वो हाँ। ऐसे माना जाएगा जैसे वो अपराध उसी ने किया है। हाँ, फिर उसकी जो अबेटर की जो वो थी ना उसकी एक मतलब वो उसको एक अलग से पदनाम दिया हुआ था वो ख़त्म। ठीक है ना? उसकी अबेटर की भूमिका ना होकर के मेन एक्यूज की हो जाएगी। हाँ, मान लीजिए भाई ए ने बी और सी को अबेट किया कि आपको डी 4 बजे फला स्थान पे मिलेगा और आपको उसका मर्डर करना है, और अति उत्साहित अवस्था में ए से भी नहीं रुका गया, वो भी उस टाइम वहीं पे पहुंच गया मौका वारदात पे ही घटना के समय, तो फिर ए अबेटर नहीं रहा। जैसे वो खुद जो बी और सी मर्डर करने वाले हैं, ए भी उनकी टोली का मेंबर बन गया। इज दैट क्लियर? क्लियर सर। चलिए आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। अगली क्लास में 115 से पढ़ेंगे। 114 आपका क्लियर हो गया है यहाँ तक? ठीक है, भरत सर आ रहे हैं, उनकी वेट कीजिए।